हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जब हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, जिसमें विधायी एवं प्रशासनिक दो संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जब भाग 12 में आते हैं अनुच्छेद 264 से 93, तो यहाँ पे वित्तीय संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध में। तो सर्वप्रथम भाग 11 में जो अनुच्छेद 245 से है उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या है। तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55, पहले 245 से 255 यहाँ पे है विधायी संबंध, केंद्र राज्य का विधायी संबंध। तो इसमें क्या क्या दिया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले 200 अनुच्छेद 46, यह जो है इसमें शक्तियों का बंटवारा है। तीन सूचियां दी गई हैं, जिसमें संघ सूची यानी संघ केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है संघ सूची के विषयों पे। फिर राज्य सूची और एक समवर्ती समवर्ती सूची में दोनों इसके विषय में दोनों कानून बना सकती हैं। और इस पे केवल संघ और इस पे राज्य बना सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियां जब आएंगी तब संघ यानी केंद्र सरकार बनाएगी। और समवर्ती में दोनों बनाएंगी। अगर कुछ असंगति होती है तो केंद्र का माना जाएगा। इसमें लगभग 100 विषय हैं। इसमें 61 विषय हैं और इसमें 52 विषय हैं। तो ये घटता बढ़ता रहता है। अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग इतना। फिर आगे हम देखेंगे यह अनुच्छेद 246 में वहाँ जो 7वीं अनुसूची है वह यहाँ पे है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर आगे अनुच्छेद 248। जब अनुच्छेद 248 के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ होती अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं यहाँ केंद्र में निहित हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित की हैं, यानी केंद्र सरकार इस अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग करेगी। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे देश हैं जो तो वहाँ पे जो देश हैं वहाँ राज्यों में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, लेकिन भारत में केंद्र में निहित है। तो अनुच्छेद 248 बार बार पूछा गया कि अवशिष्ट किसको प्रेजेंट करता है, तो अवशिष्ट शक्तियों को प्रेजेंट करता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आगे आता है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित हो, तो अगर राज्यसभा को यह लगे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाए तो विशेष बहुमत आप लोग जानते ही हैं, कुल सदस्यों जो हैं सदन के उनका बहुमत और उपस्थित सदस्यों के मतदान का दो तिहाई विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, जिससे राष्ट्रीय हित में 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर केंद्र यानी संसद कानून बनाएगा। तो यह अनुच्छेद 249 के तहत है। यहीं जब अनुच्छेद 250 आएगा, 250 में दिया गया है कि जब आपातकाल चल रहा हो यानी आपातकाल का समय रहेगा तब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगा।
राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है आपातकाल के समय में। यह अनुच्छेद 250 के तहत प्रावधान किया गया है। फिर आगे अनुच्छेद 252। 252 में क्या है? दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य अब सहमति से संसद को यह अधिकार दे सकते हैं कि वह राज्य सूची के विषय में, उनके राज्य सूची के विषय में कानून बनाए। तो यह अनुच्छेद 252 में। फिर जब 253 की बात आती है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार पूछे जाते हैं। 253, जब 253 की बात आती है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, जब किसी अन्य देश से कोई संधि की गई हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, इस उसे लागू कराने के लिए लागू कराने के लिए जब ऐसा प्रतीत हो कि कानून बनाना आवश्यक है, तब संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषयों पे। यानी 253। तो इस तरीके से एक है। फिर प्रशासन जो विधायी संबंध है, आप लोग को हम पढ़ाए थे कि 201 में राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल विधेयक को रखता है, तो राष्ट्रपति के विचारार्थ यह भी केंद्र और राज्य संबंध में आता है। फिर आपातकाल लागू करने का जो होता है अनुच्छेद 356, यह भी ये भी केंद्र राज्य संबंध के संबंध में आता है। फिर 251 में कहा गया है, अनुच्छेद 251 में, कि अगर 249 और 250, 251 में क्या कहा गया है कि 249 और 250 के तहत जो कानून बनाए जाते हैं, तहत बनाई गई विधि के साथ ही राज्य के द्वारा बनाई गई विधि असंगत होगी, तो यह जो विधि बनाई जाएगी संसद द्वारा वही मान्य होगी। 249, 250 के तहत बनाई गई विधि तथा साथ ही राज्य के द्वारा बनाई गई विधि से असंगत होने पर जो संसद द्वारा विधि बनाई जाएगी वही मान्य हो जाएगी। 1 मिनट आप रुकिएगा। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। वो बैटरी लो हो रही थी ना, चार्ज लगा रहे, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये विधायी संबंध हो गया। अब विधायी संबंध में के आगे प्रशासनिक संबंध के बारे में जानेंगे कि केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध क्या है। केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक का। प्रशासनिक संबंध में जब हम देखते हैं तो 256 में, अनुच्छेद 256 में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो देश में लागू हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे। यानी संसद अगर कोई विधि बनाती है, संसद की विधि का अनुपालन करने के लिए राज्य शक्ति का जो होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के अनुसार किया जाएगा कि इसका उल्लंघन ना हो संसद की विधि का। तो यह अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसी अनुरूप होगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधि का अनुपालन सुनिश्चित होता रहे। फिर अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 257 जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूं। इसमें कहा गया है कि जो
65 के तहत कि अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो राज्यपाल 356 यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता पर सैन्य बलों की तैनाती वहाँ उस राज्य में कर सकता है। सैन्य बलों की तैनाती केंद्र कर सकता है, यह अनुच्छेद 257 में कहा गया है। फिर दो महत्वपूर्ण इसमें प्रशासनिक संबंध में और है। एक है अनुच्छेद 262, ये बहुत बार पूछा गया है। यह है अंतर राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। तो अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद यानी नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 में है। और एक अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 में है माफ करिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद। अब अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? यह केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय लाने के लिए, राज्य के समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 263 के तहत। यह सरकारीय आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। सरकारीय आयोग गठित हुआ था, उसकी सिफारिशों के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। कब गठन किया गया? 28 मई 1990 को राष्ट्रपति द्वारा, यानी अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्य में समन्वय स्थापित करने के लिए। तो सरकारीय आयोग गठित की गई थी, उसकी सिफारिश पे इसका सर्वप्रथम गठन किया गया 1990 में राष्ट्रपति द्वारा। इसमें सरकारी आयोग में 2 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो बी शिवरामन और एक सदस्य थे यशार सेन। 2 सदस्य थे और सरकारिया के अध्यक्ष थे। इसकी संरचना अंतर्राज्यीय परिषद की जब हम देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। ये संरचना, इसमें पदेन अध्यक्ष सर्वप्रथम इसका होता है पीएम। पदेन अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। फिर संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है सीएम और प्लस 6 अन्य मंत्री उसके सदस्य होते हैं। तो यह अंतर्राज्यीय परिषद का संरचना हो गया। और जहां केंद्र शासित अगर प्रदेश है तो वहां अगर सीएम नहीं है तो उपराज्यपाल इसकी जगह पे बैठक में भाग लेगा। तो यह हो गया इसकी संरचना। तो यहाँ पे हम विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध देख लिए। अब हम देखते हैं कि वित्तीय संबंध क्या है केंद्र राज्य का। वित्तीय संबंध, तो वित्तीय संबंध भाग 12 में दिया गया है और अनुच्छेद 264 से 293 तक का इसमें प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय संबंध को जब देखेंगे तो कुछ आलोचक इसे म्यूनिसिपल संबंध कहते हैं, यानी नगर पालिका का जो संबंध होता है राज्य से उस तरीका का। क्योंकि इसमें क्या है कि वित्तीय संबंध में केंद्र के पास शक्तियां अधिक हैं, यानी वित्तीय पूरा कंट्रोल, जो स्रोत है वित्त का वो केंद्र के पास है और राज्य केंद्र पर निर्भर है। इसलिए म्यूनिसिपल संबंध से घोषित किए कुछ आलोचकों ने। और इसमें जब वित्तीय संबंध में हम देखेंगे तो अनुच्छेद 266 सर्वप्रथम आता है। इसमें जो मुख्य है उसे वही बता रहे हैं, संचित निधि के बारे में बताया गया है। तो संचित निधि
भारत की संचित निधि होती है और राज्यों की संचित निधि होती है। तो भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि के बारे में अनुच्छेद 266 में। फिर अनुच्छेद 267 में देखेंगे हम, तो यहाँ आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। आकस्मिक निधि यानी संचित निधि से जब धन नहीं निकलता है, विनियोग विधेयक उदेयक के द्वारा निकलेगा, तो उस आकस्मिक निधि में कुछ पैसा रखा जाता है, जिससे तत्काल अगर आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, तो वहां से निकाल के खर्च के लिए दिया जा सके। ये 267 में। फिर आगे 268 हम देखते हैं। 268 में जब हम देखेंगे तो इस अनुच्छेद में यह है कि कुछ कर ऐसे होते हैं जो संघ द्वारा यानी केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे, राज्य उसे एकत्रित करेगा, एकत्रित राज्य करेगा और खर्च भी राज्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 268 में ऐसे करों का बारे में जानकारी दी गई है। फिर अनुच्छेद 269 में माफ करिएगा, थोड़ा सा गले में खिचखिच है। 269 में अनुच्छेद में क्या है कि संघ, कुछ कर ऐसे हैं कि जिसमें संघ लगाता है और उसे एकत्रित भी संघ ही करता है, लेकिन उसको खर्च जो राज्य उसका खर्च करता है, राज्य उसे खर्च करता है। फिर अनुच्छेद 70 हम देखेंगे। 270 यही फिर है कि कुछ कर ऐसे हैं कि संघ लगाएगा, फिर संघ एकत्रित करेगा, फिर राज्य और संघ में यानी राज्य और केंद्र में यह वितरित हो जाएगा, वितरित। इन सब प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 275 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह प्रावधान किया करता है कि राज्यों को संघ द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, राज्य को संघ से अनुदान प्राप्त का प्रावधान करता है। फिर इसके बाद वित्त आयोग आता है। वित्त आयोग हम विस्तार से कहीं एक क्लास में पढ़ लेंगे। तो वित्त आयोग 280 में है कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग की सिफारिश, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये आपको वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है, हर जगह पूछेगा, हर लेवल के एग्जाम में। फिर अनुच्छेद 292 में दिया गया है कि भारत सरकार उधार लिया जा सके, भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाना, यानी भारत उधार जब लेता है भारत सरकार, तब 92 अनुच्छेद 292 में उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 293 में जब राज्य सरकार उधार लेती है। तो ये सब चीजें वित्तीय संबंध में आते हैं, जिसमें वित्त आयोग हम बाद में आप लोग को बताएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास आप लोग कहेंगे कि पंचायती राज स्किप कर दिए, तो पंचायती राज और नगर निगम यानी स्थानीय स्वशासन का जो क्लास है वो हम एक क्लास में पढ़ाएंगे। अभी ये छोटा टॉपिक था, जो इसलिए पहले इसको कर दिए। फिर पंचायती राज कराने के बाद फिर हम उधर लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, आपातकाल, राजभाषा, ये सब पढ़ा के फिर धीरे धीरे वाइंड अप करेंगे, यानी इसके समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।